आबिर से बहुत कम बात किया करते थे। जो कहना सुनना होता अपनी बीवी नाजरीन से कह दिया करते थे। या कभी इनकी बड़ी बेटी साइमा मैके आ जाती और उसके सामने आबिर का जिक्र आ जाता तो वो इसे आबिर को समझाने की तलकीन कर देते। इनकी दो ही औलादें थीं, साइमा और आबिर। साइमा शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी और अपने घर में खुश थी। आबिर साइमा से 2 साल छोटा था। वो एक सुस्तुल वजूद लड़का था। बीकॉम था, लेकिन ये बीकॉम उसने रो रो कर 5 साल में किया था। इसके 2 ही शौक थे, खाना और सोना। खाने पर आता तो खाता चला जाता, हत्ता के नाजरीन को टोकना पड़ता। बस कर बेटा, तुम 4 रोटियां खा चुके हो, ये 5वीं चल रही है। अम्मी खाने देना, आप टोकती बहुत हैं, वो धीरे से एहतजाज करता। अली निसार अगर साथ खाना खा रहे होते तो अपनी बीवी की तरफ तिरछी नजरों से देखते और धीरे से तंबी करते, खाने दो नाजरीन, क्यों टोकती हो? बहुत ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता, आपको मालूम नहीं? अभी इसने 1 प्लेट चावल भी खाए हैं। नाजरीन बेटे की पोल खोलती तो वो चुप हो जाता। खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे का रुख उमूमन यही करता था कि खाना खाने के बाद अपने कमरे का रुख करता और कंप्यूटर के सामने बैठ जाता। फिर मोबाइल फ़ोन कान से लगा होता, मैसेज चल रहे होते। कोई नहीं जानता था कि वो कंप्यूटर पर क्या देखता है और मोबाइल पर किससे बात करता है, किस किस्म के पैगामात आते और जाते हैं। इस शुगल में 2-3 बज जाते, तब वो थक कर बेड पर औंधा लेटता और सो जाता। दोपहर को 3 बजे तक उठता। नाज़नीन इसे उठा उठा कर थक जाती, वो टस से मस ना होता। नाज़नीन घर के काम निपटाती रहती, बाहर से सौदा भी ले आती। 2-2:30 बजे के करीब मासी आ जाती। अब नाज़नीन का पारा हाई हो जाता। आबिर, तू उठता है या फ़ोन करूं तेरे बाप को? नाज़नीन गुस्से से चीखती। जिस दिन इन्हें पता लग गया कि तू दोपहर तक पड़ा सोता रहता है, इस दिन तेरी शामत आ जाएगी। अम्मी क्या है, सोने भी नहीं देती। वो सर झटक कर उठता और वॉशरूम में घुस जाता। वॉशरूम से इसे इश्क था, वहाँ से आधे घंटे पहले ना निकलता। मासी वॉशरूम धोने का इंतजार में खड़ी होती और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती। नाज़नीन दरवाज़ा पीट पीट कर इसे बाहर निकालती। अभी नाश्ता चल रहा होता कि मोबाइल पर पैगाम मौसूल होता, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ। ये पैगाम मिलते ही आबिर के जिस्म में करंट सा दौड़ जाता, नाश्ते में तेज़ी आ जाती। क्या हुआ तुम्हें, नाश्ता तो आराम से करो। अम्मी मैं आराम से ही कर रहा हूँ, और कैसे करूँ? आबिर कहता। ये बताओ क्या मैसेज आया है? नाज़नीन इसे घूर कर देखती। ओए आज के अहद में अम्मियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। वो मुस्कुराकर नाजरीन को देखता, जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरता और ये जा वो जा। अली निसार का ख्याल था कि नाजरीन के लाड प्यार ने आबिर को पट्टी से उतारा है, लेकिन ऐसा न था। ये ठीक है कि अकलौता बेटा होने की वजह से नाजरीन इसे कुछ रियायती नंबर दे दिया करती थीं। वो साथ ही फिक्रमंद भी रहती थीं कि वो 26 साल का हो गया था, लेकिन इसे अपने मुस्तकबिल की कतन फिक्र न थी। क्या करना है, कैसे करना है, वो इस मौजू पर बात ही न करता था। आबिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? नाज़रीन अक्सर इसे घेर कर बैठ जाती। अम्मी बीकॉम कर तो लिया, और क्या करूं? नौकरी करो ताकि तुम्हारी शादी हो, नाज़रीन समझाती। तुम जैसे निखट्टू को तो कोई अपनी बेटी देने से रहा। नाज़नीन इसे लाइन पर लाने की कोशिश करती। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी वादी, वो दो टोक जवाब देता। तो फिर क्या इसी तरह सारी ज़िंदगी डंडे बजाते रहोगे क्या? अम्मी नौकरी मिले तो करूँ ना, तुम्हें सोने और दोस्तों से फुर्सत मिले तो नौकरी ढूंढो। देखो बेटा, कुछ अपने बाप का ख्याल करो, आखिर वो कब तक नौकरी करेंगे? वो तुम्हारी वजह से सख्त परेशान रहते हैं। नाजनीन एक तरफ आबिर को डांट डपट करती तो दूसरी तरफ अली निसार को भी चाबी लगाती। कभी आबिर से भी पूछ लिया करें कि वो क्या कर रहा है, मैं इसकी तरफ से सख्त परेशान रहती हूँ। इस लड़के को अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, वो आपका बेटा तो लगता ही नहीं। बताओ मैं क्या करूँ? अली नासिर पूछते। इसे पास बिठाकर पूछें आखिर वो चाहता क्या है। अली निसार अपने बेटे आबिर से बहुत कम बात करते थे। दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार हाइल थी। जब नाज़रीन डांट डपट पर इसरार करती और साइमा भी इनके हाँ में हाँ मिलाने लगती तो वो आबिर को लेकर बैठ जाते, इसे दुनिया की ऊंच नीच समझाते, ज़िंदगी गुजारने का तरीके बताते। तो आबिर जवाब में जी अब्बू कहे जाता। जैसे सुबह उठते ही पहला काम ये करेगा कि नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। कभी ऐसा भी होता कि वो बाप की नसीहत सुनकर सुबह सुबह घर से निकल जाता। सब समझते कि लो जी, आज आबिर साहब नौकरी ढूंढ कर ही वापस आएंगे। जब वो घर से वापस आता तो पता चलता वो सुबह सुबह दोस्तों के साथ पिकनिक पर निकले थे। एक दिन साइमा के हाथ आबिर का मोबाइल लग गया। उसने सारे मैसेज पढ़ लिए। इन पैगामात में एक पैगाम ऐसा भी था कि वो इसे पढ़कर परेशान हो गई। छुट्टी का दिन था, अली निसार घर पर मौजूद थे। आबिर कहीं बाहर निकला हुआ था, वो घर से उजलत में निकला था। शायद इसी वजह से वो अपना मोबाइल फ़ोन घर पर भूल गया था। साइमा ने ऐसे ही मोबाइल में मौजूद पैगामात
पढ़ने शुरू कर दिए थे। हर तरह के पैगामात थे, इनमें चंद फौश भी थे। इनमें एक मैसेज इतना तकलीफ था कि वो सुन होकर रह गई। वो मैसेज फहश न था, फहश होता तो शायद वो इस कदर परेशान भी ना होती। साइमा ने पहले सोचा कि नाज़नीन को दिखाए, लेकिन नाज़नीन को दिखाने का कोई फ़ायदा नजर न आया। वो इस सिलसिले में कोई ख़ास कदम उठाने की पोजीशन में न थी। यह भी मुमकिन था कि वो इस पैगाम को गैर अहम जानकर नज़रअंदाज कर जाती। बेहतर यही था कि अली निसार से बात की जाती। साइमा ने आबिर का मोबाइल बाप के हाथ में देने के बजाय वो मैसेज अपने मोबाइल पर मुंतकिल किया और बाप के पास पहुंच गई। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। साइमा अली निसार के बेड पर आस्तगी से बैठते हुए बोली। अली निसार अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और संभल कर बैठते हुए बोले, कोई ख़ास बात? जी अब्बू, मैं आपको एक मैसेज पढ़वाना चाहती हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल पर आबिर के मोबाइल से मुंतकिल किया है। साइमा ने तमहीद बांधी। आबिर का मोबाइल तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? अली निसार ने पूछा। अब्बू, इत्तेफाक से वो अपना मोबाइल घर भूल गया है, साइमा ने बताया। अच्छा लाओ, दिखाओ क्या मैसेज है। अली निसार ने हाथ बढ़ाया। जी अब्बू। साइमा ने अपना मोबाइल अली निसार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए। अली निसार ने साइमा के हाथ से मोबाइल लेकर चश्मा लगाया और पैगाम पढ़ने लगे। ओह, बेख्तियार इनके मुंह से निकला। इस मैसेज को पढ़कर वो सन्नाटे में आ गए थे। ये किसी लड़की की तरफ से था और ये कोई इश्कनामा न था, बल्कि लिखा था, तुमने मुझे आजिज कर दिया है। मेरे हाथ में इस वक्त कुरान शरीफ है। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम मर जाओ। अली निसार ने इस मैसेज को 2 बार पढ़ा। बावजूद कोशिश के जब वो इस मैसेज की नोयत को ना समझ पाए तो साइमा से गोया हुए, बेटा ये क्या है? अब्बू, ऐसा मालूम होता है कि आबिर इस लड़की को कॉल करके परेशान कर रहा है और ये कोई शरीफ लड़की मालूम होती है और इतनी तंग आ गई है कि बद्दुआ देने पे मजबूर हो गई। साइमा ने वजाहत करने की कोशिश की। ये आबिर किस राह पर चल निकला है? अली निसार इंतहाई फिक्रमंद लहजे में बोले। अब्बू, ये आजकल बहुत कॉमन है। लड़के एक दूसरे को लड़कियों के नंबर मैसेज कर देते हैं, फिर लड़के इन लड़कियों को फ़ोन करके तंग करते हैं। ये काम लड़के ही नहीं, लड़कियां भी कर रही हैं। रॉन्ग कॉल करके लड़कों को छेड़ती हैं। ये कोई शरीफ लड़की मालूम होती है। इसे आबिर ने फ़ोन करके इस कदर तंग किया है कि वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर बद्दुआ दे बैठी। साइमा के लहजे में दुख था। बेटा तुम इसे समझाओ, मैं तो इस बद्दुआ को पढ़कर दहल गया हूँ। अली निसार सख्त परेशान थे। अब्बू, आप परेशान ना हो, मैं इससे बात करती हूँ, कहीं वो गुस्से में ना आ जाए। तुमसे उलझ बैठे कि मेरा मोबाइल क्यों चेक किया? अली निसार बोले। इस लड़की से हमें माफ़ी मांगना होगी। लाओ मुझे दो इसका फ़ोन नंबर, मैं बात करता हूँ। इस लड़के ने हमें तो कहीं का नहीं रखा है। अब्बू, नंबर मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप फ़ोन ना करें। मैं आबिर से कहती हूँ कि आइंदा इस लड़की को ना सताए और अपने गलत रवैये की माफ़ी मांगे। साइमा ने तजवीज़ दी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अली निसार ने अपनी बेटी को सराहा। रात को जब आबिर घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया। उसने कंप्यूटर के बराबर मुतलाशी नज़रों से मोबाइल को देखा। वहाँ मोबाइल ना पाकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो तेज़ी से पलटा। उसने नाज़नीन से मोबाइल के बारे में पूछने के लिए अभी अम्मी ही कहा था कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी साइमा पर पड़ी। वो साइमा को गैर मुतवक्के तौर पर अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर ठिठक गया। साइमा कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ बढ़ी और बोली, मोबाइल ढूंढ रहे हो? यह है तुम्हारा मोबाइल, शायद भूल गए हो। हाँ आपी, जल्दी में मैं इसे ले जाना भूल गया था। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्यों है? आबिर ने साइमा को मशकूक निगाहों से देखकर कहा। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे मोबाइल को अच्छी तरह चेक कर लिया है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुक्र करो कि इसे मैंने चेक किया है। अगर यह अब्बू के हत्थे चढ़ जाता तो फिर सोचो तुम्हारा क्या हशर होता। साइमा ने इसके गिर्द घेरा डाला। मुझे यकीन है कि अब्बू मेरा मोबाइल कभी चेक न करते, वो यकीन से बोला। तुम अब्बू के उसूल पसंदी का कब तक नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे? साइमा ने बेड पर बैठते हुए उसकी आंखों में झांका। ये लड़की कौन है जैसे तुमने 1 घंटे में 17 काले की हैं? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। आप ही, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, मुझे तो उसका नाम तक नहीं मालूम। आबिर यकदम सीधे रास्ते पर आ गया। किसने दिया तुम्हें इसका नंबर? साइमा ने पूछा। मेरे एक दोस्त ने। आबिर नज़र झुकाकर बोला। ऐसे लफंगे दोस्तों से अपनी जान छुड़ाओ। साइमा ने संजीदगी से कहा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मेरा किसी को नंबर दे दे तो? साइमा ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। ऐसे ही दे देगा? इसे मैं जान से नहीं मार दूंगा। आबिर बिफर गया। जिसको तुमने अपना दोस्त के कहने पर सताने का ठेका लिया हुआ है, इसका भी तो कोई भाई होगा ना? वो अगर तुम्हें जान से मारे तो? साइमा अपने गुस्से को दबाते हुए बोली। आबिर ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं सका। मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम इसे फ़ोन नहीं करोगे। ठीक है आपी। आबिर ने सर झुका लिया।
اس نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کے تمہارے مرنے کی بد دعا کی، اس سے معافی مانگو اور اسے کہو کہ آئندہ تم اسے کبھی نہیں ستاؤ گے، وہ تمہیں معاف کر دے۔ سائمہ نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے آپی، میں باہر جا رہی ہوں، تم بھی اسے فون کرو ابھی ابھی اور معافی مانگو اور مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا۔ اچھا آپی، وہ فرما برداری سے بولا۔ سائمہ نے موبائل عابر کے ہاتھ میں دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی عابر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز دی، آپی۔ اچھا آ رہی ہوں۔ سائمہ کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا اور خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کیا ہوا؟ آپی میں نے اسے ستانے کی معافی مانگ لی اور آئندہ فون نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، عابر نے بتایا۔ کیا بولی وہ؟ سائمہ نے پوچھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، بس خاموش رہی، عابر نے کہا۔ پھر جب ساری تفصیل سائمہ نے علی نثار کے گوش گزار کی تو وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولے، اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی نے عابر کو معاف نہیں کیا۔ ابو، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کسی کا شدت سے دل دکھے تو معاف کرنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ سائمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اللہ رحم کرے، علی نثار نے بس اتنا کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ سائمہ کو اس کا شوہر لینے آ گیا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ عابر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو فون کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سائمہ کے بچوں سے بھی زیادہ بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ ان بچوں پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بچے بھی اس سے چمٹے رہتے تھے۔ صبح جب نازنین عابر کے کمرے میں گئیں تو وہ خلاف توقع جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، ایسی ویرانی کہ نازنین اس کی شکل دیکھ کر کانپ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب میں عابر نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ بولا نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں بولنے کی سکت نہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ نازنین نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا عبیر؟ آنکھیں کھولو۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی نازنین کو احساس ہوا کہ اس کی پیشانی انتہائی سرد ہے۔ یا اللہ رحم! وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئیں۔ علی نثار دفتر جانے کی تیاری میں تھے۔ نازنین کو ہراساں دیکھ کر بولے، خیریت؟ عابر کو دیکھیں، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نازنین گھبرا کر بولی، ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ علی نثار تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عابر بے سدھ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عابر، عابر! علی نثار نے اسے بے اختیار آوازیں دیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈی برف ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چھوئے تو وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عابر بیٹا، آنکھیں کھولو، نازنین نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ عابر نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھول پایا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں لے کر اسے واش روم میں دھویا اور جھک کر تھرمامیٹر پر نظر ڈال لی۔ پارا نیچے آ چکا تھا۔ انہوں نے تھرمامیٹر عابر کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، منہ کھولو عابر۔ عابر نے فوراً منہ کھول دیا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں دیتے ہوئے گھڑی نکالی اور اس پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ کے بعد تھرمامیٹر نکال کر منہ سے انہوں نے دیکھا تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ کتنا ہے؟ نازنین نے پوچھا۔ 106، علی نثار نے بتایا۔ 106؟ نازنین کانپ کر رہ گئی۔ کہیں یہ تھرمامیٹر ٹرپ تو نہیں ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، جاؤ پڑوس سے لے آؤ، علی ناصر نے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ نازنین فوراً گھر سے نکل گئیں۔ علی نثار نے عابر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے سدھ لیٹا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو عابر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر علی نثار دہل سے گئے۔ ویرانی سی ویرانی تھی۔ بے اختیار ان کا دھیان میسج کی طرف چلا گیا۔ بد دعا کے خیال نے انہیں تڑپا دیا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ میرے بیٹے پہ رحم فرما، اس کی غلطی کو معاف فرما، اسے یہ بد دعا سے بچا لے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ اتنے میں نازنین لوٹ آئیں۔ کچن میں جا کر انہوں نے تھرمامیٹر دھویا اور تیزی سے علی نثار کی طرف بڑھیں۔ اتنی دیر لگا دی؟ علی نثار نے کہا۔ کوثر تھرمامیٹر ڈھونڈ رہی تھی۔ نازنین نے تھرمامیٹر انہیں دیتے ہوئے بتایا۔ علی نثار نے گھڑی دیکھ کر عابر کے منہ میں تھرمامیٹر دے دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو کون ہے، علی نثار نے کہا۔ نازنین دروازے کی طرف بڑھیں۔ علی نثار نے عابر کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر چیک کیا تو پارا 106 پر ہی پہنچا ہوا تھا۔ دروازے پر شوکت بھائی تھے، ان کے پڑوسی۔ انہوں نے نازنین کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا، کتنا ہے بخار؟